अच्छा, कल हमने बात की थी आइसोमर्स के हवाले से। आइसोमर्स क्या थे बेटा? आइसोमर्स वो सब्सटेंसेस थे जिनका केमिकल फॉर्मूला तो एक जैसा होता है, बट उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। फिर उसकी दो टाइप्स की हमने बात की थी, जिसमें था एक हमारे पास चेन आइसोमर था। चेन आइसोमर में जो कार्बन की चेन होती है, जैसे ये 4 कार्बन की चेन है, ये 3 कार्बन की चेन है, ये 5 की चेन है, ये 4 की चेन है, ये 3 की चेन है। ये चेन का फर्क होता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर चेन के हिसाब से अलग होता है, फॉर्मूला सेम होता है। तो दूसरी बात हमने की थी पोजिशनल आइसोमर की। इसमें अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे लगा हुआ है, इसमें दूसरे कार्बन पे लग गया। इसमें डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे लगा हुआ है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है, इसमें डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में आ गया। तो इनकी पोजीशन अगर वेरिएशन शो करेंगी तो फिर जो स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी उसे हम कहेंगे पोजिशनल आइसोमर या चेन आइसोमर रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं तीसरी टाइप की। हमारे पास आइसोमर की जो तीसरी टाइप है वो क्या है? वो है बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमारे पास दो तरह के होते हैं। मतलब दो तरह बोल रहा हूँ, सॉरी। इसमें भी पहले हम वो दो बातें लिख लेते हैं क्या। पहली बात तो वही सेम रहेगी कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो थ्रू आउट सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, डिफरेंस किस चीज का आएगा? डिफरेंस आ जाएगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का। यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पर अलग अलग होंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है। देखो यहाँ पर सिलसिला क्या है। पोजिशनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम था, लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पर आ रहा था, ठीक है। फर्क याद रखना। पोजिशनल आइसोमर में क्या है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग अलग है। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा ही अलग है। सही है, ये डिफरेंस है इनका। तो ये क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं दोनों में, इसलिए इनके फर्क वाजे करना जरूरी था। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास है सबसे पहले C2H6O। अब C2H6O क्या क्या हो सकता है हमारे पास? CH3CH2OH, ये हो सकता है। या फिर CH3OCH3। ये कंपाउंड अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल फैमिली का कंपाउंड है। ये कंपाउंड ईथर फैमिली से बिलोंग करता है, और ये कंपाउंड ईथर फैमिली का। अब देखो दोनों के फॉर्मूलाज, एक दो, दो कार्बन, तीन दो पांच, और एक छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में देखो एक दो, दो कार्बन, तीन और तीन छह ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है इस वाले स्ट्रक्चर में? फंक्शनल ग्रुप तो ये है OH, ये है फंक्शनल ग्रुप इधर, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला। अच्छा, इस वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन है? इस वाले में ये है फंक्शनल ग्रुप, ये ऑक्सीजन है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये फंक्शनल ग्रुप से। अच्छा, इनको क्या कहेंगे हम? इनको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगली एग्जांपल देख लेते हैं। C4H8। अब C4H8 क्या क्या हो सकता है? इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, इसके साथ दो, इसका डबल बॉन्ड लगाओ तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, दो हाइड्रोजन इसके साथ। ये एक कंपाउंड है, इसका नाम ब्यूटीन है, ठीक है। और अब एक और
इसी फॉर्मूला का कंपाउंड अगर बनाऊं CH2 CH2, सर इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे आया? बेटा ये ना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनेटिंग ग्रुप है, मतलब फंक्शनेटिंग कहलाता है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाता यहाँ पे। अच्छा, ये है आपके पास साइक्लोअल्केन। मैं वापस आ रहा हूँ इस बात पे, अभी समझा देता हूँ और मजीद क्लियर करता हूँ। चलो, ये भी क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा भाई, एक सवाल मेरे पास आ गया, और वो सवाल ये आया कि सर ये जो स्ट्रक्चर आपने ये वाला ड्रॉ किया है, आप मुझे इसमें अगर आप मेहनत करें और आप चाहें तो जरा मुझे ढूंढ के बता दीजिए कि सर यहाँ पर डबल फंक्शनल ग्रुप का है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो हमने पढ़ा है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई सब्सटेंस दे रहा है, कोई एटम या एटम का ग्रुप दे रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सर हम उसको कह रहे थे। लेकिन सर यहाँ पर कोई अलग से ग्रुप तो लगा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर कहाँ से फंक्शनल ग्रुप आ गया? बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड है। देखो ये जो डबल सिंगल, जब कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल हो, जब कार्बन में डबल बॉन्ड आए, या कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आए, इससे भी सब्सटेंस पर फर्क पड़ता है। एक सिंपल सी मिसाल है, देखो अगर मैं इन डबल सिंगल बॉन्ड के हवाले से बात करूं, देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ CH3 ये अल्केन फैमिली का कंपाउंड है, इसे कहता हूँ इथेन, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये अल्कीन फैमिली का कंपाउंड है, इसे कह रहा हूँ इथीन, सही है। और CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, ये इथाइन अल्काइन फैमिली का कंपाउंड है, इसे कहता हूँ इथाइन। अब देखो कहने की बात क्या है कि अगर बेटा इनके नाम अलग है, इनकी फैमिलीज अलग हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में भी तो फर्क होगा ना। ये कंपाउंड अलग अलग होंगे, मतलब इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में तो फर्क आएगा ना। अगर इनके मैंने नाम अलग अलग लिखे, ये तीनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते, तो इसका मतलब ये तीनों की प्रॉपर्टी में फर्क है। अच्छा, ये फर्क कहाँ आ रहा है, ये किस वजह से फर्क आ रहा है? सर इसमें भी दो ही एटम है कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी दो ही एटम है कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी दो ही एटम है कार्बन हाइड्रोजन। तो इसका ये मतलब होता है कि एटम की वजह से तो ये फर्क नहीं आ रहा होगा। अब ये फर्क किसकी वजह से आ रहा होगा? यहाँ पर होल टू होल सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ पर दो डबल मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो असल में जो फर्क आ रहा होगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का या इनकी प्रॉपर्टीज का, वो किसकी वजह से आ रहा होगा? वो इन बॉन्ड्स की वजह से आ रहा होगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा बाहर का एटम ही आके कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, कोई दूसरा बाहर का एटम ही आकर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉन्ड हो, वो भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा हो। बात समझ में आ रही है? सर ये भी फंक्शनल ग्रुप में ही आएगा ना मतलब? जी, इनको शामिल कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप में। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप में इन्हें शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार जब भी मैं लफ्ज फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करूंगा तो आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड की कहानी लेकर बैठ जाएंगे। ठीक है, इट कैन बी कंसिडर एज फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम वाली बात। तो ये फंक्शनल ग्रुप में आकर कैरेक्टरिस्टिक एटम को जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, सही है। लेकिन जब हम रेफर करते हैं एग्जैक्टली लव्स फंक्शनल ग्रुप पे, तो हम उस वक्त रेफर यही कर रहे होते हैं कि कोई दूसरा बाहर का एटम हो। समझ गए? ओके सर। ठीक है। अच्छा भाई, अब चौथी टाइप जो फंक्शनल ग्रुप की है हमारे पास, वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है मेटामर्स। क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं मेटामर्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मेटामर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा,
अच्छा, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा। यहाँ पर फर्क क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा उसमें फर्क आ जाएगा। अब कैसे, एग्जांपल देखें इसकी। देखो, एक कंपाउंड होता है मेरे पास C4H10O, ठीक है। अब इसके पॉसिबल जो स्ट्रक्चर्स हैं मेरे पास वो क्या क्या हो सकते हैं? CH3, CH2O, CH2, CH3, ठीक है। और क्या हो सकता है? CH3, CH2, CH2O, CH, एक और CH3, CH, CH3, CO और CH3। अच्छा, अब ये तीनों ही कंपाउंड्स पहले तो इनके फॉर्मूला पे चेक करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन है। 3 2 5 2 6, सॉरी 3 2 5, कुछ कमी लग रही है स्ट्रक्चर में। नहीं सर, पूरे हैं 3 2 5। हाँ, 3 2 5 और 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। चलो इस वाले पे आ जाओ। 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है, डन। इस वाले पर आओ, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 3 6 3, 9 हाइड्रोजन और 1 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। अच्छा, तीनों के तीनों फॉर्मूलाज तो सेम नजर आ रहे हैं सर। अच्छा, तीनों के तीनों बिलोंग भी एक ही फैमिली से करते हैं। ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, ठीक है। अच्छा, अब इनके नाम क्या है? ये जो पहला वाला कंपाउंड है इसको हम कहते हैं ईथ ऑक्सी इथेन। इसका नाम ईथ ऑक्सी इथेन। दूसरे वाले का नाम मीथ ऑक्सी प्रोपेन, ठीक है। तीसरे वाले का नाम मीथ ऑक्सी आइसोप्रोपेन, ठीक है। मीथ ऑक्सी सर आइसोप्रोपेन, ये इसके नाम है अलग अलग। बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? एक बार नेम्स रिपीट कर दें। चलो मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ। ये है ईथ, पहला वाला ईथ ऑक्सी इथेन, दूसरा वाला मीथ ऑक्सी प्रोपेन, तीसरा वाला मीथ ऑक्सी आइसोप्रोपेन। सही है। नाम कैसे आ रहे हैं उसके लिए अभी फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, नाम लिखना आपको आगे चलकर हम खुद सिखाएंगे। अब यहाँ पर है क्या कि तीनों में अगर गौर करें तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है। इधर फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये रहा फंक्शनल ग्रुप। तीनों में फंक्शनल ग्रुप कौन है? ऑक्सीजन ही है, और तीनों बिलोंग भी एक ही फैमिली से कर रहे हैं। फिर ये आइसोमर्स कैसे हो सकते हैं? भाई देखो, तीन अलग अलग मैंने नाम लिए, ठीक है, और ये तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीन अलग अलग कंपाउंड्स हैं। अब फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि देखो, इधर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो मैंने कहा ना कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच। अल्काइल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है ना, उसमें फर्क आ जाएगा। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप के साथ दोनों तरफ दो दो कार्बन जुड़े हुए थे, ठीक है, और दोनों कार्बन यहाँ पर इथाइल और इथेन जुड़े हुए थे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरफ एक कार्बन है, यहाँ पर एक तरफ 3 कार्बन है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप की तादाद अलग अलग होगी। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ एक कार्बन है, लेकिन वो जो 3 कार्बन है ना, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ये वाला था, पहला वाला जो हम देख चुके हैं, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ एक कार्बन। लेकिन ये नॉर्मल था, सीधा सीधा। यहाँ पर एक पंचायत हुई हुई है, बजाय कोने वाले से कार्बन से जुड़ने से ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी फर्क आया हुआ है, तो इसे कहते हैं हम मेटामर। ठीक है, और ये है आपकी एक एग्जाम्पल। इसके बाद अगर अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये और समझ में आए कि किस तरीके से हो रहा है। अब इसके लिए हम ले लेते हैं C4H11 और N। अब इसमें क्या है, CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसी तरीके से CH3 CH2 CH2 NH और CH3। इस वाले में भी CH3 CH NH CH3 CH। अब देखो ये क्या है, ये कहलाता है सेकेंडरी, इस कंपाउंड का नाम है सेकेंडरी अमाइन। इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम भी क्या है, सेकेंडरी अमाइन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम भी सेकेंडरी अमाइन। लेकिन तीनों में फर्क है। ठीक है, यहाँ पर जो ये अमाइन ग्रुप है, अमाइन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये है अमाइन, ये है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर पहली पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप अमाइन जो है, वो दोनों तरफ दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस दूसरे वाली एग्जाम्पल में एक तरफ एक तरफ 3 कार्बन है, और इसमें भी तीसरे वाली एग्जाम्पल में भी एक तरफ एक कार्बन और दूसरी तरफ 3 कार्बन है। तो इसको कहते हैं हम मेटामर। ठीक है बेटे, क्लियर है? यस जी सर। यस सर। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं मजीद। और अब हम देख रहे हैं अमाइंस। अमाइंस की पूरी तफसील हमारे कोर्स में है नहीं इतनी जगह पर, लेकिन इसके हवाले से थोड़ी बहुत बातचीत होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगली बार कभी ये आए तो आपको पता हो कि अमाइन असल में होता क्या है और बनता कैसे है। अमाइन क्या होता है बेटा, द मोनो डाई या फिर ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज। सर ये आपने धा के बाद क्या लिखा है? द मोनो डाई ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज अमाइन। ठीक। ठीक है। अच्छा, मोनो डाई और ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज अमाइंस। अमोनिया क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। अमोनिया होता है बेटा NH3, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है अमोनिया। ये है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं अमोनिया। अब इसका डेरिवेटिव बनाना है, कौन सा डेरिवेटिव बनाना है, यहाँ पर याद रखिएगा, हमें अल्काइल डेरिवेटिव बनाना है। सही है, हमें डेरिवेटिव बनाना है, लेकिन कौन सा, अल्काइल डेरिवेटिव। सबसे पहला हम, अच्छा अब अमाइंस की भी 3 टाइप्स होती है। ठीक है, तो हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स के साथ ही आपको अमाइन खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहली टाइप क्या है इसकी, प्राइमरी अमाइन। सबसे पहली टाइप है इसकी प्राइमरी अमाइन।
तो प्राइमरी अमाइन क्या होता है? मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोनो अल्काइल डेरिवेटिव क्या कहलाता है भाई? प्राइमरी अमाइन कहलाता है। क्या मतलब है सर? देखो, अमोनिया के अंदर क्या होता है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं ना नाइट्रोजन के साथ। अगर इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को मैं उसकी जगह से हटाकर उसके साथ कार्बन लगा दूं, ये लग गया कार्बन। अब हमें पता है कार्बन अकेला तो लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन गया, कितने रह गए? 3 रह गए ना, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। किसे कहते हैं प्राइमरी अमाइन? अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं तो कैसे लिखूंगा? जनरल फॉर्मूला इसका होगा इस तरीके से कि 2 हाइड्रोजन रहेंगे, एक तरफ आ जाएगा कैपिटल आर। कैपिटल आर कहते हैं, कैपिटल आर जो है ना बेटा रिप्रेजेंटेटिव होता है अमाइन का, यानी CH3 का। ठीक है, तो अमाइन क्या होता है भाई? अमाइन होता है मोनो अल्काइल, मोनोडाई ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डेरिवेटिव, यानी अमोनिया क्या है भाई? NH3 है, यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड जो अमोनिया से बन रहा होगा वो अमाइन कहलाएगा। ठीक है ना? अब कैसे बन रहा होगा ये भी देख लेते हैं। कह रहे हैं अल्काइल डेरिवेटिव। अल्काइल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अल्काइल ग्रुप आकर लगे। अल्काइल डेरिवेटिव का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप आकर लगे। अब देखो यहाँ पर ये है NH3, इधर नाइट्रोजन है और बाकी 3 के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है ना? अब क्या करूं मैं, इन 3 नाइट्रोजन में से, इन 3 हाइड्रोजन में से जो नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कार्बन लगा दूं। अब हमें ये बात पता है कि भाई कार्बन की भी तो 4 बॉन्ड बनने होते हैं ना, तो कार्बन भी एक बॉन्ड बनाकर तो खुश नहीं होगा, तो बाकी 3 बॉन्ड कहाँ से बनेंगे? वो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने बैलेंस करने के लिए, ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो ये क्या चीज बनी? ये बनी एक प्राइमरी अमाइन, जिसमें नाइट्रोजन के 3 अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हट के वहां पर अल्काइल ग्रुप लग जाए। यानी कि ये जो कार्बन वाला जो ग्रुप है ना बेटा, इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। मैं इसे हाईलाइट करके लिख देता हूँ, इसे कहते हैं बेटा अल्काइल ग्रुप। ये है अल्काइल। और इस अल्काइल ग्रुप को हम सिंबॉलिकली, अगर हमें एक सिंबल में लिखना हो तो हम कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है लाइबा? सर। क्लियर है बेटा? यस। क्या हो गया तुम्हारी आवाज को? सांस वास खा लिया क्या तुमने? डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब सेकेंडरी अमाइन क्या है? अमोनिया का डाई अल्काइल डेरिवेटिव। अमोनिया क्या है भाई? ये रहा अमोनिया, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए। अब मैं कुछ ऐसी कंडीशन बनाऊं कि एक हाइड्रोजन जो है वो अपनी जगह को छोड़ दे और उसकी जगह कार्बन लग जाए, यानी कि इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर लग जाए एक कार्बन आकर, और इधर भी लग जाए एक कार्बन आकर। अब मसला ये कि हमें पता है कि भाई गुजारा नहीं होगा इसका बिना हाइड्रोजन के, तो हमने हाइड्रोजन भी लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक सर इसमें तो दो हटे ना हाइड्रोजन। हाँ, तो यही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं डाई अल्काइल। आपने एक हाइड्रोजन बोला था। हाँ, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह कार्बन लगेगा, फिर इधर से एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह कार्बन लगेगा। मैं शायद ये बोल रहा हूँ। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला किस तरीके से आएगा? नाइट्रोजन के साथ इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर लगा हुआ है एक अल्काइल ग्रुप, और इधर लगा हुआ है एक अल्काइल ग्रुप। समझ में आया बेटा यहाँ तक? जी सर। आगे चल रहे हैं। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा कहलाता है हमारे पास टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन कहलाता है तीसरा। अब टर्शियरी अमाइन क्या है? टर्शियरी अमाइन है
ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव बना लो, मतलब ये रहा नाइट्रोजन, इसके साथ लगा हुआ एक हाइड्रोजन, इसके साथ लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, इसके साथ लगा हुआ है एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन तीनों हाइड्रोजन को हटाकर इन तीनों के साथ कार्बन लग जाए, ऐसी कंडीशन हो कि तीनों हाइड्रोजन हटकर तीनों हाइड्रोजन के साथ एक एक कार्बन लग जाए। इधर भी कार्बन लग गया, इधर भी कार्बन लग गया, और इधर भी कार्बन लग गया। अब ये बात हम जानते हैं कि कार्बन अकेला तो नहीं लगेगा, बेचारे को सेटिस्फाई होने के लिए भी हाइड्रोजन चाहिए। ये आ गए हाइड्रोजन इसके साथ, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक टर्शियरी अमाइन। इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है बेटा, यस। किसी को कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। नो सर। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, एक एमसीक्यू आया था माजी में किसी साल में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे इन्होंने, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो था वो अमाइन था। ठीक है ना, तो उस पॉइंट को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ ताकि आप लोगों को पता हो। फिर एक मरतबा रीजन भी पूछा था कि वाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑल अमाइंस आर बेसिक इन नेचर due to the presence of lone pairs of electron। जितने भी अमाइंस होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि उनके पास so they behave like Lewis base, तो वो लिविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। हमने लिविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में भी और 9 चैप्टर 9 में भी, कि हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है वो बेस होती है, और हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है वो एसिड होती है। अब जितने भी अमाइंस होते हैं इन सब में मौजूद होती है असल में नाइट्रोजन। ठीक है ना, इन जितने भी अमाइंस होते हैं इन सब में नाइट्रोजन मौजूद होती है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा नाइट्रोजन का, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसी को दे सकने की देने की, किसी के साथ शेयर करने की सलाहियत रखता है। तो अब चूंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो इस वजह से जो अमाइन होता है आपका वो बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं वो बेसिस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो एसिड्स होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर इसको जब हम No. कॉपी में करेंगे तो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। बना लेना ताकि समझ में तो आए क्या हो रहा है। सर सब में एक ही नाइट्रोजन होगा? जी बेटा, नाइट्रोजन फिलहाल सब में एक ही होगा।
वरना वो अमाइन नहीं रहेगा ना, अमाइन में तो एक ही नाइट्रोजन होता है ना अमोनिया में। और कोई सवाल बेटा? नहीं सर। नो सर। ठीक है बेटा, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज।